मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई साला बंटू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। म्यूजिक बंद कर, ये म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेजबान सरदार रफीक खान साहब, वकार मेहदी साहब, आसिफ खान साहब, मेरे साथ कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार असद आलम नियाजी साहब, सरदार नजाकत साहब, सरदार जुल्फिकार साहब, साबिक MPA अंथनी नवीद साहब, हमारे बुजुर्ग नजीबुल्लाह मर्रत साहब, कामरान अब्बासी साहब, शिराज तनोली साहब, कारी इस्माइल साहब, नुमान साहब, आतिफ साहब, और यह स्टेज पर मेरे बैठे तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, पिंडाल में मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये इज्तिमा, जिस तरह रफीक साहब ने भी कहा, मुझे बताया ही गया था कि कोई 100-150 दोस्तों को मदऊ किया गया है और उनसे आज मुझे मुलाकात करनी है, गुफ्तगू करनी है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं हैरान हो गया कि 100-150 का इज्तिमा है कि कोई 800-900 हज़ार लोगों का इज्तिमा है। इसलिए कि जितनी कुर्सियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुर्सियों के अलावा भी नौजवान दोस्त काफ़ी खड़े हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी इस मोहब्बत पे। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा भाई आप बात खत्म करूँ, इसलिए आपको काफ़ी देर हो गई यहाँ बैठे हुए यहाँ। लेकिन इस हल्के में तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान की 30 सालों में कभी नहीं जीती। 88 के बाद से इलेक्शन जो हुए, हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन हम हार जाते थे। 2017 वो पहला साल था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असेंबली इलेक्शन में मुझे यहाँ से टिकट दिया और यहाँ के दोस्तों ने, लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने मुझ पर मेहरबानी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा 2017 में यहाँ से आपने मुंतखब करवाया। उस वक्त मैं 11 महीने के लिए MPA बना था और फिर 2028 के जब आम इंतखाबात हुए तो इस हल्के के लोगों ने मुझे ज़िमनी इलेक्शन के मुकाबले में ज्यादा वोट देकर कामयाब करवाया। और एक चीज जिसकी अभी रफीक साहब तस्करा कर रहे थे कि जीत तो इंशाल्लाह जाएंगे, लीड ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में भी जो हमारी लीड थी वो 16,500 की थी और इस हल्के की तारीख में कभी कोई उम्मीदवार इतने भारी मार्जिन से नहीं जीता। यहाँ हार और जीत हमेशा 1000-2000 वोटों में होती रही, लेकिन पिछले 18 के इलेक्शन में इरफान मर्रत ने लिए थे 11,200 वोट और मेरे वोट थे कोई 27,650 के करीब मेरे वोट थे, तो बहुत फर्क था और वो करीब भी हमारे नहीं थे। इन गुज़िश्ता 5 वर्षों में इस इलाके में बहुत सारे मसाइल थे और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, फिर इस मसले की तरफ आता हूं। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है, शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा हल्का हो। इस हल्के से जो MPA जीता है वो वजीर बना है। 1988 से लेकर तक जितने जीते हैं सब वजीर बने बशमूल मेरे। तो इस हल्के की मुनफरिद हैसियत है कि ये वजीरों का हल्का है। लेकिन जब 2018 में मैं आया या 17 में मैं आया तो इस इलाके की जो हालत थी वो वजीरों का हल्का ही कहीं से भी नहीं लगता था। बहुत बुरे हालात है। उस वक्त मीडिया के दोस्तों ने कवरेज की, बहुत सवाल उठाते थे हम पे, ये सड़क टूटी हुई है, ये गली टूटी हुई है, ये सीवरेज का मसला, ये पानी का मसला, हर जगह मसाइल ही मसाइल थे। और मैं उन दोस्तों को एक बात कहता था कि आपने 17 में और 18 में कवरेज की है, आज जब मेरे 5 साल का अरसा पूरा होगा उसके बाद इस इलाके में आइएगा। मैं नहीं कहता कि सारी सड़कें बन गई हैं, सारी सीवरेज के मसले हो गए हैं, हर प्रॉब्लम हमने हल कर दी है, लेकिन ये मैं दावा जरूर कर सकता हूं कि 80 से 85% मसला हमने इस हल्के का हल किया है। और सबसे बड़ा काम जो लोगों का डिमांड थी उस वक्त वो पानी का मसला। जिस इलाके में बैठे हैं इसके पीछे हजरत अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी है।
इस हल्के में सबसे बड़ा पानी का मसला इस इलाके का था। बाकी जगहों पर भी था, लेकिन ये इलाका बहुत मुतासिर था। हमने कोशिश की और पानी को यहाँ लाने के लिए 3 पानी की स्कीम हमने मंजूर करवाई थी अपने दौरे हुकूमत में। एक स्कीम मुकम्मल हो गई, महमूदाबाद पंपिंग स्टेशन पर पानी आ रहा है और वो पानी आजम बस्ती के लोगों को, महमूदाबाद के लोगों को और अख्तर कॉलोनी के लोगों को मिल रहा है। बावजूद इसके कि उस पंपिंग स्टेशन पर 12 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस इलाके में पानी लोगों को मिल रहा है। और ऐसे ऐसे घरों में भी पानी गया जहां 25-25 साल से पानी नहीं गया था, जहां लोग नाउमीद हो गए थे कि हमारे घरों में पानी भी आ सकता है, उन घरों में पानी जा रहा है। आजम बस्ती में ये नाला पार वो कहते हैं इलाके को आजम टाउन, उस तरफ चले जाएं, वहां किसी गली में पानी नहीं आता था। 10-15 साल के बाद उन गलियों में लोगों को पानी मिलना शुरू हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हुआ। एक और लाइन जो मजदूर कॉलोनी की पंपिंग स्टेशन पर आ चुकी है, तकरीबन 95% काम हो गया है। जमाते इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से उस लाइन पे स्टे ऑर्डर लेके उस काम को रुकवा दिया। अगर वो स्टे ऑर्डर न होता तो कश्मीर कॉलोनी में, मंजूर कॉलोनी में, डिफेंस व्यू में, जुनेजो टाउन में जहाँ पानी की क्राइसिस है वो भी हम हल कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा चलना नहीं है। जैसे इससे खत्म होगा 2 से 3 हफ्तों में वो काम मुकम्मल हो जाएगा और कश्मीर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, डिफेंस व्यू और जुनेजो टाउन में भी पानी के जो थोड़े से क्राइसिस हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी हम हल कर देंगे। तीसरी लाइन हमारी पानी की जो है वो कुरंगी से चखरा कोट से जो लाइन आती है, जिससे कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी को पानी मिलता है, इसकी बहुत ही बुरी हालत है और पानी वहां से बिल्कुल ना आने के बराबर है। उस लाइन को तब्दीली का हमारा मंसूबा था, वो स्कीम वाटर बोर्ड ने गलत बना दी थी, उसको दोबारा से हमने कैंसिल करवाया, दोबारा स्कीम बनवाई, उसमें ताखीर हुई, वो काम अभी शुरू नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला वो काम जैसे शुरू होगा उसको 5-6 महीने के अंदर अंदर उस काम को मुकम्मल कर लेंगे। तो 3 पानी के मंसूबे किए, एक मुकम्मल हो गया, एक 95% मुकम्मल है और तीसरे में भी काम शुरू होना है, वो हमने किया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जिन इलाकों में सीवरेज और पानी का काम अभी रहता है, वहां की गलियां और सड़कें आपको मिलेगी टूटी हुई, मैं मानता हूं कि मिलेंगी। लेकिन जिन इलाकों में हमने सीवरेज और पानी की लाइनें ठीक कर दी हैं, उस इलाके में आप जाएंगे आपको गलियां और सड़कें भी बनी हुई मिलेंगी। मंजूर कॉलोनी की बेशतर सड़कें और गलियां हमने बना दी है, महमूदाबाद की बेशतर गलियां और सड़कें हमने बना दी है अब। और ये अपना आजम बस्ती में भी जहां पर काम नहीं था वो गलियां हमने बना दी है। अख्तर कॉलोनी में भी जहां पर काम नहीं है वहां हमने गलियां बना दी है। और ये भी एक दिलचस्प बात होगी मेरे मीडिया के दोस्तों के लिए भी कि आज के जमाने में अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी में पूरी यूसी में पानी की लाइनों का इंफ्रास्ट्रक्चर था ही, ब्रांचें कहीं पे नहीं थी। हमने उन एक एक गली के अंदर हमने ब्रांच डाली, पूरा पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी यूसी में डाला है। और ये बहुत बड़ा काम था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ करवा दिया। हमने एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो जुनेजो टाउन और मंजूर कॉलोनी के दरमियान बन रहा है। उसके साथ एक बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं, वो भी बहुत जबरदस्त मयार का पार्क है, मुकम्मल होने के करीब है। लड़कों का कॉलेज हमने यहाँ शुरू करवाया है, उस पर काम हो रहा है। ये एक बड़ा मशहूर बड़ा इशू बना था शहर में, जब ये नाले बन रहे थे तो नाले के साथ रहने वाले घर टूट रहे थे। ये महमूदाबाद नाला जिस पर सैकड़ों लोगों के घर टूट रहे थे, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोशिश की और इस नाले पर किसी एक घर को भी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटने दिया। जो घर टूटे हैं वो चंद फुट टूटे होंगे, लेकिन पूरा घर किसी का नहीं टूटा। अल्लाह का शुक्र है कि लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल आजम बस्ती में एक था, खंडर था। मरोद साहब ये क्रेडिट लेते कि मैंने बनाया था। भाई तुमने तो खंडर बनाया था, आप मुझे बताओ कि जो बनाया था वो शुरू कब हुआ था, वो चला कब था, कितने मरीजों का इलाज हुआ था। वो खंडर था, चर्चियों मवालियों की आवाज का बनी हुई थी। वो उस हॉस्पिटल को मुकम्मल कराया, अबंडल स्कीम थी उसको निकाला, उसमें से मुकम्मल कराया, उस हॉस्पिटल को बेहतरीन हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी भी उस पर काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत काम रहता है। एक टेक्निकल कॉलेज है, उसका भी क्रेडिट लेता है कि मैंने बनाया था। आप जाकर देखते उस टेक्निकल कॉलेज की हालत क्या थी, उससे पूछे कितने दिन वो चला था। वो एक दिन भी नहीं चला, खंडर था, ना खिड़कियां थी, ना दरवाजे थे, ना फर्श था। चर्ची और मवाली हर चीज लेके चले गए थे। वो एक भूत बंगला बना हुआ था। उस पूरे टेक्निकल कॉलेज को रिस्टोर कराया, रिहेबिलिटेट कराया और आज मैं दावा करता हूं कि पूरे कराची में इससे बेहतरीन टेक्निकल कॉलेज नहीं होगा जो जेमटेक के हवाले में किया। और इस इलाके के बच्चे और बच्चे वहां से हुनर हासिल कर रहे हैं और कॉलेज चल रहा है। यहाँ और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इंशाल्लाह ताला हम हल करेंगे। और जैसे वकार भाई ने भी कहा, सब दोस्त कह रहे हैं कि जो मसाइल को हल करने का सिलसिला हमने शुरू किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं इन तमाम मुखालिफिन को, 88 से मैं अगर काउंट करूं तो 35 साल बनते हैं, 2023 में हम खड़े हैं। मैं 5 साल के लिए वजीर रहा हूं,
30 साल एमक्यूएम, इरफान मरवत या मुस्लिम लीग नून यहां से जीती रही है, सब वजीर बने हैं। ये 30 साल की अपनी कारकर्दगी लेकर आ जाएं, हम 5 साल की लाते, अगर 5 साल की कारकर्दगी इनसे बेहतर नहीं होगी इनके 30 सालों से, तो हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे और इनको कहेंगे यहाँ जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है, आप सब इलाके के लोग हैं, सब यहाँ रहते हैं, सब जानते हैं। इरफान मरवत के दौर में बदमाशी चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था, गरीबों को जलील किया जाता था। जब से पीपुल्स पार्टी यहां से जीती है, कोई एक शख्स की शिकायत नहीं कर सकता कि हमने गुंडागर्दी की होगी। अगर हमारे किसी शख्स ने भी गलत काम किया है तो हम उसको भी तंबीह करते हैं, उसको भी समझाते हैं कि तुम्हें काम नहीं करना है। हमने किसी गलत आदमी की सरपरस्ती नहीं की, किसी बदमाश चोर लुच्चे लफंगे की सरपरस्ती नहीं की। आज भी इस इलाके में जो कैंपेन इरफान मरवत चला रहा है, 75 साल उसकी उम्र है, उसकी बातें सुनो, उसकी तकरीरें सुनो, आपको लगेगा नहीं कि कोई सेटल आदमी बात कर रहा है। डिस्टर्ब आदमी है, खिसका हुआ आदमी है, धमकियां देता है, गालियां देता है जलसों में खड़े होकर। कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, मैं कैंडिडेट हूं, असद अली साहब भी कैंडिडेट है, असद अली साहब भी कैंडिडेट है। वो यहाँ खड़े हो जाएं और कहे ओए मैं तो लोगों के कपड़े उतारता फिर रहा हूं, और मैं तो माँ बहन की गालियां देता हूं, मैं तो लोगों को गोलियां मारता हूं। आप कहेंगे यार ये वोट मांगने आए कि दादागिरी करने हैं? मुझे पता है कि इस लहजे में बात करने वाला आदमी कोई वोट का हकदार है, इस लहजे में बात करने वाला आदमी आपकी नुमाइंदगी करने का हकदार है, इस लहजे में लोगों को डराने वाला, धमकियां देने वाला, गलीज गालियां देने वाला आदमी आपकी नुमाइंदगी का हकदार है। ये शरीफों का इलाका है, ये गरीबों का इलाका है, यहाँ लोग इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ लोग अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं और इज्जत लोगों की करना चाहते हैं। यहाँ गुंडों की, बिच्चों की, लफंगों की, बदमाशों की जगह नहीं है। वो दौर गुजर गया जब तुम बदमाशी करके पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके एमक्यूएम का तर्ज अमल इख्तियार करके जीत जाते थे। अब वो जमाना गुजर गया है। तुमने 18 में भी चूरन बेचा था कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट जितवाएगी, मुझे फलां जितवाएगा, मुझे आज भी वही चूरन बेच रहा है। कभी कहता है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मेरा रिश्तेदार है, मरवत है, वो मुझे जितवाएगा। अच्छा भाई ठीक है बाबा, तेरी वजह। कभी कहता है काकड़ मेरा रिश्तेदार है जो वजीर आजम है, वो मुझे जितवाएगा। बड़ी बात है तेरी भी, काकड़ तेरे को जितवाएगा। कभी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये जो चूरन बेचने वाले हैं उनको एक बात आपको समझनी चाहिए, जो लोग यहां बैठे हैं, उसको आप पर एतमाद नहीं है, उसको आप पर एतमाद नहीं है। मतलब कहता ना लोग मुझे जितवाएंगे, मैं तो कहता हूं लोग जितवाएंगे, मैं तो कहता हूं लोग वोट देंगे, मैं तो लोगों से वोट मांग रहा हूं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मुझे फलां जितवाएगा, फलां जितवाएगा, फलां जितवाएगा, मैंने तो नहीं कहा किसी को। एक आदमी अगर बरमला अपने लोगों में बैठ के ये बातें करता है कि वजीर आजम मेरा रिश्तेदार है, वो जितवाएगा, ये जो सूबा इलेक्शन कमिश्नर है ये मेरा रिश्तेदार है, ये मुझे जितवाएगा, कभी कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे जितवाएगी, तो भाई अगर ये लोग तुम्हें जितवाने वाले हैं तो फिर इन लोगों के पास वोट मांगने क्यों आते हो? मिन्नत कर रहे क्यों कर रहे हो? चाय पीने के लिए फोन क्यों करते हो लोगों को? ये सोच आपको समझनी चाहिए कि क्या है। जो आदमी तकिया किया हुआ है किसी और के ऊपर, जो ये समझता है कि वो काकड़ के जरिए असेंबली में जाएगा, जो ये समझता है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर सूबाई लगा है ये उसके जरिए असेंबली में जाएगा, जो ये समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए असेंबली में जाएगा, तो मुझे बताइए कि क्या वो आपकी सुनेगा? मुझे अगर पता चल जाए ना, मुझे पता चल जाए कि मुझे तो अवैस मरवत ने असेंबली में भेजना अकेले नहीं, मैं सुबह शाम इसके दरवाजे में बैठा रहूंगा, जीतने से पहले भी जीतने के बाद भी। लेकिन मुझे पता है कि असेंबली में भेजने वाले आप लोग हैं। मैं इलेक्शन से पहले भी आपके पास बैठा हूं, इलेक्शन के बाद भी आपके पास बैठूंगा, इसलिए मुझे वोट आप ऐसे। मेरे पास ना काकड़ की सपोर्ट है, ना ये इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट है, ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और ना मैं चाहता हूं। हम आपके जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपके जरिए असेंबली में जाना चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आप हमारी ताकत है। इरफान मरवत साहब, आपको वोट मांगने का हक है, इस हक को मैं नहीं छीन सकता। आपके साथ जितने आपके हिमायती हैं उनको आपके लिए वोट मांगने का हक है, यह हक मैं नहीं छीन सकता आपसे, न उनसे छीन सकता हूं। वो चाहें तो मेरे पास भी आ सकते हैं कि आप बैठ जाइए और इरफान मरवत को वोट कीजिए, उनका हक है। मैं दूं ना दूं ये मेरी मर्जी है। लेकिन जो तरीकेकार आपने इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह आप लोगों को फोन करके धमकियां देते हो, ये धमकियां देना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, लड़ाई झगड़े से भागने वाला आदमी हूं, लेकिन जिसने मेरे गले में हाथ डाला है उसको मैंने अपने पैरों में डाला है, ये मैंने साबित किया है। जो मेरे से लड़ा है, मैं बदमाशी नहीं करता हूं, मैं कानूनी तरीके से अपने रास्ते इख्तियार करता हूं।
जिसकी गर्दन में सरिया था उसकी गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। तो ये जो बदमाशी और गुंडागर्दी तुमने खत्म शुरू की हुई है, इसको खत्म करो, इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़ना तुम्हारा हक है। और खास तौर पे जो लोग इरफान मर्द के साथ काम कर रहे हैं, इस इलाके के नौजवान हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन जाती दुश्मनी नहीं होती है, इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती है। इलेक्शन होता है 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा। आपने सबने इस इलाके में रहना है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। ये रिश्ता इसी तरह रहना चाहिए, ये ताल्लुक इसी तरह रहना चाहिए। इंतखाबात की वजह से आपकी गली मोहल्ले में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। मोहब्बत से इलेक्शन लड़ो, आपका हक है, जिसकी मर्जी काम करो। और खास तौर पे जो पुलिस ऑफिसर जिनको इरफान मर्द ने भर्ती करवाया था से 30 साल पहले, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ठीक है, तुम उसके एहसानमंद होगे, तुम्हारे ऊपर उसने नौकरी देकर तुम्हें अपना गुलाम बनाया होगा। तुम इरफान मर्द के लिए वोट डालना चाहते हो, डालो, तुम्हारी मर्जी है, कोई जबर नहीं है। तुम्हारा खानदान उसको वोट देना चाहते है, वोट दो, मेरा कोई जबर नहीं है। मैं भी वोट मांगूंगा, वो जिसको मर्जी है तुम। लेकिन जो तरीकेकार उन भर्ती होने वाले पुलिस वालों ने इख्तियार किया हुआ है, मुझे मजबूर मत न करना कि मैं कहीं खड़े होकर नाम ले लेके बताऊं कि तुमने किस किस को क्या बोला है। तुम्हारे प्रमोशंस भी होने वाले हैं, तुम्हारी नौकरियां भी हैं। अगर तुमने ये गुंडागर्दी पुलिस की वर्दी में जारी रखी तो फिर मैं तुम्हारी नौकरियां भी खा सकता हूं, और तुमने जो प्रमोशन के तुम्हारे आगे रिकॉर्ड बन रहे हैं वो भी खराब कर सकता हूं। आज मैं नाम ही ले रहा हूं, अगर आप बाज नहीं आए मैं नाम भी लूंगा, एक एक आदमी का नाम लूंगा, और मैं उन लोगों को भी लेकर आऊंगा जिनको तुम डरा और धमका रहे हो। ये तर्ज अमल अपना बंद करो। इस तरह से इलेक्शन नहीं जीते जाते। तुम लोगों ने पहले भी जोर लगाया था, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी थी और तुम नाकाम हुए थे। आज भी मेरी कामयाबी सबसे बड़ी क्या है? ये हल्का जो कभी एमक्यूएम का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मरवत का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, आज वो सब मिलकर कोशिश करने में लगे हुए कि इसको कैसे हराएं। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये सारे इकट्ठे होने में लगे हुए हैं। यार अकेले तो ये हार नहीं सकते हैं, और जमात इस्लामी भी सुना लगी हुई इनके साथ। तो ये सारे इस चक्कर में है कि सब मिल जाओ और किसी तरह से इसको हराओ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, कमजोर सा आदमी हूं, ये सब मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको फिर भी हराएंगे और भारी मार्जिन से हराएंगे। इसलिए कि हमने लोगों की खिदमत की है, हमने लोगों के साथ एक रिश्ता कायम किया है, हमने लोगों के साथ मोहब्बत कायम की है। मैं हर तकरीर में एक बात कहता हूं कि शायद कोई बंदा आ जाए सामने, इस इलाके की हल्के की आबादी 5 लाख के करीब है। मैं तकरीर में कहता हूं 5 लाख लोगों में से कोई एक आदमी आए, एक जो ये कहे कि मैं सईद गनी के पास गया था अपना मसला लेकर और उसने मुझसे बदतमीजी की, उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। और मैं ये भी बता दूं कि कई लोग ऐसे भी आए जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करते थे, तलखी करते थे, गुस्सा करते थे, नाराज होते थे, लड़ते थे। मैं कहता हूं वो लोग जिन्होंने मुझसे लड़ाई की थी, जिन्होंने मुझ पर गुस्सा किया था, जो मुझ पर नाराज हुए थे, जिन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की थी, अगर उनमें से कोई आ जाए कि यार मैंने ये कहा था लेकिन सईद गनी ने भी ऊंची आवाज में बात की, कोई एक नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूं कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। हमने अपने इलाके के लोगों को अपने घर के मेंबरों की तरह समझाया, फैमिली मेंबर की तरह समझाया। अगर कोई नाराज भी था तो बिठा के उसको समझाया है, काम होने वाला था उसको बताया कि हो सकता है, नहीं होने वाला था उसको समझाया कि नहीं हो सकता है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमने अपना हक के नुमाइंदगी इस तरह किया है। मैं आपको कई लोग बता सकता हूं जो मरवत साहब के कभी घर पे भी गए होंगे किसी काम के लिए, और जवाब उसका क्या था सामने से, उसकी आंखें यहाँ होती है, 4 लुच्चे लफंगे साथ होते हैं, क्योंकि ऊंचे आवाज में बात तो करके दिखाए साहब के साथ। मैं तो अपने आप को साहब भी नहीं कहता भाई, मैं तो भाई हूं सबका, वो साहब कहलाता फिरता है। तो साहब से ऊंची आवाजों की बात करता था, उसकी जबान खींचने की बातें होती थी। ये जो गुंडागर्दी बदमाशी हमने खत्म की है, इस गुंडागर्दी बदमाशी को इस इलाके में दोबारा इंशाअल्लाह ताला नहीं आने देंगे। मैं एक सिर्फ आखिर में बात करके आपसे इजाजत दूंगा कि इलेक्शन कमीशन खास तौर पे उससे मेरी गुजारिश है कि देखिए, सूबा सिंध में जब निगरान हुकूमत आई थी उस वक्त सूबा सिंध में तमाम ऑफिसर्स का तबादला हुआ था। पुलिस में आईजी से शुरू किया इन्होंने, हेड मोरल तक जो थानों में लगे हुए थे सबके ट्रांसफर हुए।
SHOs गए, DSPs गए, SPs गए, SSPs गए, DIGs गए, एडिशनल IGs गए, कोई एक अफसर भी हेड ओवर की सतह तक का ऐसा नहीं था जो पीपल्स पार्टी के दौर पे लगा हुआ था और आज वो लगा हुआ है। सबके तबादले हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्शन पे होना चाहिए था। फिर उसके बाद यहां पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का तबादला हुआ पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ जमातें उनकी फरमाइश पर। सच्ची बात बताऊं, वो किसी के काम का नहीं था जिसको हटाया उन्होंने। हम तो पूछते रहे कि जाके इनसे जो मुतालबा कर रहे हैं हटाने का, उनसे पूछो कि इसने किया क्या है। हल्का बंदी में उसका कोई किरदार नहीं था, बाकी काम वो कोई कर नहीं सकता। लेकिन बहरहाल दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमीशन ने सूबा इलेक्शन कमीशन को तब्दील कर दिया, किसी और पर लगा दिया। चले हम उस पर भी चुप हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, लगा दें आप। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे तबादले हो गए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे उनके। पीपल्स पार्टी ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन में कि भाई ये क्या हो रहा है, एक दफा जब सारे हो गए दोबारा क्यों हो रहे हैं, और ये हमारे मुखालिफों की फरमाइश पे हो रहे हैं। उन्होंने सारे तो नहीं कैंसिल किए, लेकिन जो उसमें से आरोप लगे थे उनके ऑर्डर कैंसिल कर दिए। चलो आपकी मर्जी थी। फिर उसके बाद सूबा सिंध के 8 SSPs के तबादले हुए पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन की फरमाइश पर। हमने शिकायत की इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी हम नहीं होने देंगे, ये गलत है, हम नहीं होने देंगे, हमने रोक दिए। 2-4 दिन पहले वो भी हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि जब केयरटेकर हुकूमत होती है या जब इलेक्शन के माहौल होता है तो तमाम जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी के अफसर लगाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी का सूबा इलेक्शन कमीशन लगाओ, हम नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी की पुलिस में लोग लगाओ। जो तुमने लगा दिए, हम आदि इस किस्म के माहौल में इलेक्शन लड़ने का लड़ जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन जो दबाव डाल के नाजायज तरीके के फैसले हमारे मुखालिफिन की फरमाइशों पर किए जा रहे हैं, इससे इलेक्शन कमीशन अपने आप को मुतनाज़ा बना रहा है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इंतखाबात में तमाम जमातों को बशमूल PTI सिवाय उन लोगों के जिन्होंने 9 मई के वाकयात में जिनका रोल है, जिन्होंने GHQ पर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर के घर पर हमला किया, जिन्होंने हमारे शोधा के यादगारों की बेहुरमती की या और कोई गैर कानूनी काम किया, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बतौर सियासी जमात PTI को भी हक मिलना चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। और उसकी वजह यह है कि मैं ये बात क्यों करता हूं, देखिए PTI मैदान में नहीं होगी। हम जीतेंगे तो कई लोग कहेंगे जी PTI नहीं थी तुम इसलिए जीत गए। हम चाहते हैं कि PTI मैदान में हो और हम फिर जीते, और फिर लोग कहें कि हाँ तुमने सबका मुकाबला किया और सबको हराकर तुम जीते हो। हमारे लिए भी ये जरूरी है कि PTI मैदान में होनी चाहिए। अगर लोग उनको वोट देते हैं तो दें उनको वोट, ये लोगों का हक है। तो इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी शख्स के दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन को कोई गलत फैसले नहीं करने चाहिए। इससे इलेक्शन का माहौल जो है मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर हम खुद ये मुतालबा करते हैं, चूंकि हम इलेक्शन लग रहा है हम जीत रहे हैं, कि इस हल्के में सिक्योरिटी का सख्त तरीन बंदोबस्त किया जाए। इसलिए कि जो लोग हारते हैं वो फिर गंद करते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे गंद हो। मैं यहाँ अपने तमाम दोस्तों को कहता रहता हूँ, आज इस जलसे के तवज्जुह से भी कहता हूँ कि हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी है। 8 तारीख तक ये हमने गालियां भी बर्दाश्त करनी है, बदतमीजी भी बर्दाश्त करनी है, ये जो चीजें वो कर रहे हैं वो सारी बर्दाश्त करनी है। उसके बाद जो कानूनी तरीका होगा हम इख्तियार करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जितना वो बोलेगा उतना वो फंसेगा। वो बोलता रहे, मैंने 2-4 केस करने हैं, मुझे बहुत दुख होगा 75 साल की उम्र में जब अदालत की सीढ़ियां चढ़ेगा, मुझे बड़ा अफसोस होगा कि ये बूढ़ा आदमी जो है वो बेचारा ख्वार हो रहा है, अदालतों में चक्कर खा रहा है। मैं तो रोज कोर्ट जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग मेरे केसों में आते हैं ना, तो उनकी पूछो कि हवा खराब होती है। और मुझसे अच्छे से लोगों ने, जो बड़े तुरम खान बनते थे ना, सबने माफी मांगी हुई, अदालत में लिख के दिया हुआ है कि हमसे गलती हो गई, हमने आप पे इल्जाम लगा दिया था। तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच लेना कि मैं कोई किसी और किस्म का आदमी हूँ। तो जरा मैं वो गालम गलत तो नहीं कर सकता हूँ, आती तो मुझे भी बहुत है गालियाँ, लेकिन मुनासिब नहीं है कि मैं गालियाँ देकर अपने आप को खराब करूँ। तुम्हें वो तरबियत दी शायद बड़ों ने, तुम करते रहो, हम वो तरीकेकार इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर गले में हाथ डालोगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये बता दूं कि पैरों में मैं आपको भी लूंगा। बहुत शुक्रिया।